चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। 6 अगस्त को पेश होंगे राहुल गांधी। कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल। पैरवी कार की अंडरटेकिंग पर हाईकोर्ट का यह फैसला है। पैरवी कार राजेश ठाकुर ने दी अंडरटेकिंग। 6 अगस्त तक राहुल की नहीं होगी गिरफ्तारी। राहुल गांधी के वकील ने दी है जानकारी। विनोद कुमार साहू ने इस बाबत जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से संजय कुमार सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या कुछ जानकारी है? पैरवी कार अंडरटेकिंग पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। जी बिल्कुल, देखिए अब राहुल गांधी आपको चाईबासा जो कोर्ट है, चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी 6 अगस्त को हाजिर होंगे और बाकायदा इसकी ओर से अब जो है कोर्ट में पैरवीकार जो है राहुल गांधी के राजेश ठाकुर उन्हें अंडरटेकिंग दे दी। अंडरटेकिंग देने का मतलब क्या था कि जो चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ था उस पर अब स्टे लग गया है आपको अंडरटेकिंग देने के बाद। अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी 6 अगस्त तक नहीं होगी, लेकिन राहुल गांधी अब 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में जरूर हाजिर होंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने कहा कि ठीक है राहुल गांधी कोर्ट में कब हाजिर हो सकते हैं पहले यह बताया जाए, तो उनके अधिवक्ता की ओर से जानकारी दी गई कि व्यस्तता के बावजूद 6 अगस्त को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। तो ये जब जानकारी देने के बाद कोर्ट ने जो तारीख तय की 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में पेशी को लेकर, तो अब चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी 6 अगस्त को पेश होंगे और 6 अगस्त तक राहुल गांधी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। देखिए पूरे मामले को समझने की जरूरत है कि यह मामला जो है अमित शाह के खिलाफ जो टिप्पणी आया था उसी टिप्पणी के खिलाफ रांची कोर्ट में और चाईबासा की कोर्ट में दोनों जगह शिकायतवाद दायर की गई थी। रांची कोर्ट वाला मामला फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन चाईबासा वाला जो मामला है वो अभी वहां पर से जब नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ चाईबासा कोर्ट से, तो राहुल गांधी उसी की राहत को लेकर के पहुंचे थे झारखंड हाई कोर्ट। और चाईबासा कोर्ट में चूंकि राहुल गांधी चाहते थे कि सेक्शन 205 के तहत उन्हें राहत मिल जाए और उनकी ओर से उनके अधिवक्ता कोर्ट में पेश हो जाएं, लेकिन सेक्शन 205 के तहत चाईबासा कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी इसी सेक्शन के तहत राहत देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे। झारखंड हाईकोर्ट में आज जो है सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी कब पेश हो सकते हैं यह पहले बताया जाए, चूंकि नॉन अवेलेबल वारंट निचली कोर्ट से जारी है। तब इनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि 6 अगस्त को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। उसके बाद चूंकि पहले से चाईबासा कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो चुका था पहले ही, तब ऐसी स्थिति में बेहद जरूरी था कि पहले उस वारंट पर स्टे लगाया जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए हमको अंडरटेकिंग दीजिए। मतलब कोई भी विधायक या जो इस मामले के पैरवीकार जो विधायक हो या इस मामले के पैरवीकार हो, अगर वो इस मामले में अंडरटेकिंग देते हैं तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं होती है। तब इस मामले के पैरवीकार थे राजेश ठाकुर, वही रहे हैं आपको जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो राजेश ठाकुर ने आज हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी। अंडरटेकिंग देने के बाद ये हो गया कि राहुल गांधी अब 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में हाजिर होंगे और अब उससे पहले उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में पेश होना होगा। 6 अगस्त को पेशी होगी, सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी। उन्हें इस बाबत सूचना दे दी गई है। और इधर राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस पटना एयरपोर्ट से रवाना हो गई है और 4 सदस्यीय टीम सोनम को लेकर इंडिगो की फ्लाइट से पटना से कोलकाता जा रही है। वहां से गुवाहाटी होकर शिलांग पहुंचेगी, जहां से सोनम पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि 8 और 9 जून की दरमियान रात सोनम शिलांग से 1100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास स्थिति में मिली। उसने ढाबे वाले से अपने भाई गोविंद को फोन लगवाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया, जिसके बाद मेघालय पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उसे शिलांग लेकर जा रही है। सोनम केस से जुड़ी एक और खबर है। आरोपियों के घर पहुंची है पुलिस। आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। आरोपी आकाश के घर पर ताला लगा है। आरोपी आकाश के घर में पुलिस घुसी हुई है। इंदौर के राजा हत्याकांड में बीना से पकड़े गए चौथे आरोपी आनंद की 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। बीना से पकड़े गए चौथे आरोपी का आज इंदौर और शिलांग पुलिस के साथ मिलकर मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे पुलिस शिलांग लेकर रवाना हो गई।
ये सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो शिलोंग पुलिस ने उनके रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये चारों 16 तक रहेंगे या सिर्फ आनंद? नहीं, ये ट्रांजिट रिमांड है। बेसिकली इट्स नॉट अ पुलिस रिमांड, इट्स अ ट्रांजिट रिमांड। सॉरी, वो मिस्टेक से, हाँ, ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलोंग रवाना होगी। और आइए अब आपको 3 माओं के बयान सुनाते हैं। राजा रघुवंशी, जिनकी हत्या हो चुकी है, उनकी मां को भी आप सुनेंगे। आरोपी सोनम, जिस पर पति की हत्या का आरोप लगा है, उनकी मां की बात सुनवाएंगे आपको। और तीसरा किरदार है राज कुशवाहा, जिसे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। राज कुशवाहा की मां का भी पक्ष आप सुनेंगे। देखेंगे कौन सच्चा है और कौन झूठा। धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था। यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। तो मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। तो आप उनकी मां सोनम से कोई बातचीत करते थे कभी? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है? वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी। मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं? फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया। नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे। नहीं जी, किसके सहारे? और राजा हत्याकांड में आरोपी राज कुशवाहा ने परिवार को निर्दोष बताया है। राज की बहन का कहना था कि उसका भाई निर्दोष और हत्या के आरोप में झूठा फंसाया गया है। वहीं मां ने भी बेटे को निर्दोष बताया। मां का कहना था कि राज हमेशा दूसरों की मदद करता था। जब सोनम से बातचीत को लेकर सवाल पूछे गए तो उनका कहना था कि काम को लेकर बातचीत होती थी और ये बातचीत कंपनी के दूसरे लोगों से भी होती थी। राज कुशवाहा का परिवार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला है। उसके ऊपर बहुत गलत आरोप लगे, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। 2 से 2.5 साल हुए हैं। 2 से 2.5 साल 2 से 2.5 साल हुए हैं। सोनम के बारे में कुछ बताया? सोनम से आप लोग बात करती थी? सोनम को जानती थी आप लोग? नहीं, उनसे बताए तो एक ही बार मिले बस उनसे हम। उसके अलावा सोनम के घर आपके भाई जाता थे, राज जाता था? काम की उसमें से एक कभी जाता हो तो नहीं पता, बस ऑफिस और गोडाउन के बारे में हमसे बात होती थी। कभी सोनम को लेकर कुछ जिक्र किया था राज ने कभी?
बस यही बातचीत होती। उनका फोन आता था तो भैया सोया रहते थे, जैसे 9 साढ़े 9 बजे तो वो बोलती थी कि बेटा टाइम हो गया है, 9 बज गए, उसको गोडाउन जाना है 10 बजे, बस इतनी बात होती थी। गाड़ी भरवानी है, गाड़ी लगवानी, बस इतनी बात होती। यही बात होती। नहीं, कभी उसको हमने ऐसे फोन पे बात करते हुए नहीं देखा कि उसकी लंबी लंबी बातचीत होती हो किसी से। बस उसके बार बार फोन आते थे ऑफिस के, कभी किसी क्लाइंट के, कभी किसी क्लाइंट। आपके भाई ने आखिरी बार यहाँ से क्या बोल के गए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, परसों के दिन भैया 6 बजे आया था और उसके बाद उसने नहाया, तैयार हुआ, बोला कि नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मेरे को मंदिर जाना है। व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स पहना था नया, और उसने जूते पहने। बोले मम्मी धुले हुए हैं, तो मम्मी बोला हाँ, उसने जूते पहने और चले, क्योंकि वो मंदिर जाना था। बोल रहा था मंदिर जा रहा हूँ मैं। आपका भाई मंगलवार उपवास रखता था? हाँ, नहीं, 11 का उपवास रखता था भैया, और विशाल भैया मंगलवार का उपवास रखते थे। विशाल और आकाश एक दूसरे को, विशाल और ये आपका भाई राखी दूसरे हाँ, वो दोनों हमारे भाई है। मैं विशाल भाई को भी हम राखी बांधते थे। राखी, वो आपको राखी बांधती थी? अंकल प्लीज, अब मेरी मम्मी से आप कोई सवाल नहीं। अभी क्या अपील करोगे? हम अपील करेंगे राजा भैया के भाई से और गोविंद भाई से कि हमारे भाई को बचा ले। और सवाल है, क्या आप आनंद और आकाश को भी जानती थी? वो जो दो नाम उनसे हम कभी नहीं मिले, उनको नहीं जानते हम लोग। और आज शाम प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रतिनिधि मंडल को डिनर पर आमंत्रित किया है। डिनर का आयोजन शाम 7 बजे होगा। सांसद संजय झा ने कहा कि मैं 5 कंट्री गया, डेलीगेशन को लीड कर रहा था, सब जगह एक फीडबैक प्रधानमंत्री जी को देंगे, वहां क्या अनुभव रहा ये भी हम उनके साथ जरूर शेयर करेंगे। आज सामने प्रधानमंत्री जी से सारे लोग, हम लोग गए थे अलग अलग देश में ऑपरेशन सिंदूर और जो पहलगांव की घटना हुई उसके बारे में दुनिया को बताने के लिए। 5 कंट्री मैं भी गया था, जिस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा था। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, और सब जगह का एक फीडबैक। और प्रधानमंत्री जी आसाम में बुलाया, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, और एक फीडबैक जो है वहाँ का अनुभव रहा शेयर करेंगे उनके साथ। राघव यादव। राजधानी दिल्ली से एक खबर है जहां एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई जिससे हड़कंप मच गया। द्वारका की एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर पर यह भीषण आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें आसमान को छूती हुई नजर आई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। वीआईपी के मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले एक बार फिर निषाद आरक्षण का बड़ा दांव चलाया। बिहार में निषाद आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि अगर पीएम मोदी बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देते हैं तो वो उनके लिए अपने प्राण भी दे देंगे। मुकेश सहनी ने ये बात बीजेपी की ओर से वीआईपी के लिए दरवाजा खोलने के सवाल पर कही। हालांकि मुकेश सहनी ने ये भी कह दिया कि पीएम मोदी से आरक्षण की कोई उम्मीद नहीं। वो आरक्षण दे, देखिए आरक्षण भी देंगे तो हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री है, जब बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद समुदाय का आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये 77 साल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे, पहले वो आरक्षण दे। और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा है कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। तो रहा कि पहले वो आरक्षण दे, और कई बार उन्होंने वादा किया है। 2015 के चुनाव में वादा किए, 14 में वादा किए, 2020 में वादा किए, अब वादा तो निभाते नहीं है। तो निषाद आरक्षण के मुद्दे पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि पीएम मोदी अगर निषाद को आरक्षण दे तो वो पीएम के लिए प्राण दे देंगे। उनके इस बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुटकी ली और कहा कि हो सकता है कि मुकेश सहनी वहां से भागना चाह रहे हो। देखिए वो छोड़ के भागना चाह रहे होंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद आरक्षण देते हैं प्रधानमंत्री को उनके लिए जान दे देंगे। इस बयान का क्या निकाला जाता है? देखिए वो छोड़ के भागना चाह रहे होंगे। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ी चाल चल दी है और उन्होंने कहा है कि ये चाल तेजस्वी और राहुल की टेंशन भी बढ़ा सकती है। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि वो 60 सीट पर लड़ने की तैयारी रखे हुए हैं। 60 सीट पर वो अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि गठबंधन 2-4 सीट आगे पीछे कर सकता है, लेकिन उनकी तैयारी 60 सीट पर है। वीआईपी पार्टी भी पूरे 8 सीट पर हमारे महागठबंधन लड़ेंगे, चाहे वो वीआईपी लड़े, लेफ्ट लड़े या कांग्रेस लड़े, आरजेडी लड़े, जो भी लड़े, मजबूती से हम लोग सीट जीतने का काम करेंगे। हाँ, कई दल हैं हम गठबंधन में, तो वीआईपी पार्टी भी कुछ सीट पर चिन्हित कर रहे हैं
और आने वाला समय पे आप लोग को जानकारी देंगे। लेकिन सीतामढ़ी में हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ही बहुत सारे सीट ऐसा है जहाँ पे वीआईपी पार्टी आराम से लड़ सकते हैं। गठबंधन अगर चाहे तो 8 का 8 सीट वीआईपी पार्टी को दे देंगे तो हम सब लेने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत सारे सीट है गठबंधन में, सीटिंग है, बहुत सारे सीट ऐसे, वो सब चीज और कुछ चीजें तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कम से कम कितनी सीटों पर अड़ेंगे? कम से कम देखिए, कितनी सीटों पर अड़ेंगे? चाहिए कितना? देखिए 243 सीट है, हम गठबंधन के साथ रहकर 243 लड़ेंगे। निश्चित तौर पे उसमें से वीआईपी पार्टी पे कुछ सिंबल पे लड़ेंगे और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है जहां हम लड़ सकते हैं, हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। तो उस पे हम लोग कर रहे हैं। बाकी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज क्लियर होगा, ये हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है कि हम 60 सीट लड़ना चाहते हैं। बाकी जो भी चीज होगा गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे, अगर 2-4 सीट कम ज्यादा ये सब होगा, लेकिन हम लोग इतने सीट पर तैयारी कर रहे हैं। और बिहार में आपराधिक घटना को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एक भी संगठित अपराध की घटना नहीं होती है। जो घटनाएं हो रही है वो पारिवारिक विवाद, जमीन या आपसी रंजिश को लेकर है। दरअसल लालू प्रसाद ने बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में 65,000 हत्या की बात कही, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब एक भी गैंग नहीं है। जो गैंग बाहर है वो आरजेडी का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मॉडल पर कार्रवाई को लेकर सम्राट ने कहा कि बिहार में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर पूरी छूट दी गई है, लेकिन सरकार पुलिस को किसी का एनकाउंटर करने का आदेश नहीं दे सकती। लालू जी की तरफ से ही था कि 65,000 हत्या हुई, नीतीश जी को पता नहीं है। नहीं, उनको पता नहीं है, लालू जी को भी पता करना चाहिए ना कि 65,000 हत्या हुई है कि नहीं। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि पूरा 14 करोड़ की आबादी है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं चल रहा है। एक भी प्रूफ कर दे कि ऑर्गेनाइज क्राइम है तो बिहार की सरकार तुरंत एक्शन करके बिहार में कोई रंगबाज या कोई नहीं, गैंग कोई नहीं है सर। जो गैंग है सब जेल के अंदर है और जो बचे हैं वो राजद में होंगे, इसकी गारंटी है। तो जैसा हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं सम्राट जी के, उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो काम होता है वो दिखता है ना, टीवी पे दिखता है, लेकिन बिहार में अगर आप कुछ एक्शन भी ले रहे हैं तो वो दिख नहीं रहा बहुत ज्यादा। देखिए, दो चीज समझिए, नीतीश कुमार जी लगातार बिहार को एक व्यवस्थित तौर पर चलाते रहे। नीतीश जी का स्पष्ट मानना है कि रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई करते रहना है। लेकिन पुलिस को पूरी छूट है। यदि पुलिस को कोई कट्टा दिखाए, कोई हथियार दिखाए तो पुलिस उसका जवाब देगी। लेकिन पुलिस को हम ये नहीं कह सकते कि किसी का इनकाउंटर कर दो। पुलिस को यह अधिकार है कि पुलिस पे कोई गोली चलाता है तो उसके जवाब में पुलिस जरूर गोली चलाए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप इनकाउंटर कहिए, सीधा इनकाउंटर करिए। लेकिन कोई यदि गोली दिखाएगा, कोई यदि कट्टा दिखाएगा, हथियार दिखाएगा तो बिहार की पुलिस भी जवाब देगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बिहार में अपराध को लेकर लालू प्रसाद पर एक बड़ा आरोप लगाया है। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद अपने शासनकाल में अपराधियों को एक अन्य मार्ग में बिठाकर डर और भय का माहौल बनाया करते थे। बिहार में आज जो अपराधी हैं वो लालू प्रसाद और आरजेडी की संस्कृति में पले बड़े हैं। लालू जी अनुभवी आदमी हैं। अन्य मार्ग में अपराधियों को, अपहरणकर्ताओं को बैठाकर किस तरह से भय का वातावरण बनाते थे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीरियड में जब एक्शन होता है तो अपराधी आधे घंटे के अंदर सरेंडर करता है। और ये अपराधी है कौन? उन्हीं के पोषित, संरक्षित और उनके राजद कल्चर से प्रभावित लोग ही ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें महत्वपूर्ण 22 एजेंडों पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। सरकार ने पंचायत सचिवालय को मजबूत करने के मकसद से ग्राम पंचायत कार्यालय में 8,000 से अधिक लिपिक के पदों पर सृजन को अपनी स्वीकृति दी।
पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में 8,093 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया। साथ ही सरकार ने महिला सरकारी सेवकों को उनके ट्रांसफर स्थल के पास आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। महिला सरकारी सेवकों में शिक्षक महिलाएं भी शामिल हैं। मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के